यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले को कंप्लीट कर लिया था और इसके अंदर भाई हम लोगों ने 3 डिज़ाइन देखा था। सबसे पहला है आपका अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, फिर हम लोगों ने सोलेनॉइड टाइप रिले देखा था, इसके बाद भाई हम लोगों ने बैलेंस बीम टाइप रिले देखा था, है ना। तो इसके अंदर 3 डिज़ाइन थे और तीनों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के सेशन भाई हम लोग अपने इंडक्शन रिले को स्टार्ट कर रहे हैं और इंडक्शन रिले में हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि भाई टॉर्क कैसे यहाँ पे एक तरीके से डेवलप होता है। अभी जो ऊपर में हम लोगों ने देखा ना भाई, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले बोल रहे हैं, इसमें तो आपको फील हो रहा होगा भाई कि यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण क्या हो रहा है, ये प्लंजर एक तरीके से ऊपर की तरफ खिंच जा रहा है ना। और यहाँ पे जो टॉर्क होता है, यानी जो भी आपका फोर्स लग रहा है भाई ऊपर की तरफ, है ना। आप कह सकते हैं जैसे अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बात करें भाई, तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में हम लोग क्या बोलते थे, इसको डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते थे या फिर कहीं मेन टॉर्क बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है भाई, जिसके कारण ऊपर तरफ पुल हो रहा है, खिंच जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे सीधे से लिख रहा हूं, जो टॉर्क होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के स्क्वायर के ऊपर। अभी कहां से आता है इसको भाई हम लोग नेक्स्ट सेशन में प्रूव करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज के सेशन में हम लोग भाई अपने इंडक्शन रिले को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग को ये देखना है भाई कि इंडक्शन रिले के अंदर टॉर्क कहां से आता है, फिर ये टॉर्क कैसे एक तरीके से डेवलप होता है। ओके, क्योंकि टॉर्क को ही हम लोग को समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन भाई ये पूरा का पूरा हम लोग डायग्राम को पहले समझेंगे, फिर इधर जो भी आपका डेरिवेशन किया हुआ है इसको हम लोग समझेंगे। और इसको समझने से पहले हम लोग को भाई थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपने इंडक्शन रिले को इजीली समझ सकें। हम लोग को पता है भाई कि अगर आपके पास 2 वायर है, मान लेते 2 पैरेलल वायर है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखाया गया भाई, एक वायर और ये आपका दूसरा वायर, और दोनों के अंदर इस तरीके से क्रॉस दिखाया गया। मतलब क्या कि भाई दोनों वायर के अंदर करंट अंदर तरफ घुस रहा है, ठीक है, करंट अंदर तरफ घुस रहा है और ये पूरा वायर ऐसे एक तरीके से दोनों पैरेलल जा रहे हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से भाई वायर एक तरीके से गए हुए हैं। तो हम लोग को पता है कि भाई अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन के हिसाब से अगर अपने थंब को दिखाएं है ना, तो करंट अंदर तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरीके से बनेगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए सेम, आपका करंट अंदर तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरीके से बनेगा। तो जब भी आपके पास 2 पैरेलल कंडक्टर हो भाई और दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, या तो अंदर तरफ दोनों में करंट जा रहा हो या फिर बाहर तरफ जा रहा हो, है ना, तो हम लोग देखिए कि भाई इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे तरफ है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर तरफ। इसका मतलब क्या, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भाई हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों का सेम डायरेक्शन, उसका मतलब क्या है, इधर इधर आपका ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए कि भाई बाहर बाहर, यानी अगर इन दोनों का एक साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अलग अलग दिखाया गया भाई, लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखें तो भाई ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का पाथ बनता है। क्लियर हुआ? और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रबर बैंड की तरह एक्ट करता है, यानी हमेशा ये क्या करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करता है भाई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहना मतलब क्या, ये वायर को ऐसे दबाएगा, ठीक है ना, तभी तो ये दबेगा, तभी तो भाई एक तरीके से इनका जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई इस दोनों वायर के तरफ क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, ये इसके डायरेक्शन में, यानी दोनों वायर नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। और इसको हम लोग डिफरेंट वे में भी समझेंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा भाई, या फिर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, अभी हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। वही अगर आपके पास 2 पैरेलल कंडक्टर हैं और दोनों में अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है भाई, एक में अंदर तरफ जा रहा है और एक में बाहर तरफ आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए करंट का, सॉरी फ्लक्स का डायरेक्शन हम लोग दिखा दिया इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे क्योंकि करंट बाहर आ रहा है तो थंब को बाहर तरफ करेंगे तो इस तरीके से मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि भाई अब इस, है ना, यहाँ पे दोनों का जो फ्लक्स होगा भाई ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है भाई, है ना। लेकिन आप बाहर में देखेंगे, यहाँ पे देखिए भाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है ना। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट देखेंगे, यानी यहाँ पे जो है ना भाई रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अभी ये तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर समझा भाई, अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और डिटेल में समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
सेम सिचुएशन को कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं भाई कि मेरे पास दो पैरेलल कंडक्टर है भाई, और दोनों में मान लिया हम लोगों ने कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सेम डायरेक्शन फ्लो होने का मतलब क्या है कि भाई इसमें ऊपर तरफ जा रहा है, ओके, और इसमें भी भाई आपका ऊपर तरफ जा रहा है। क्लियर हुआ? इसमें मान लेते I1 है और इसमें भी मान लेते हम लोग I2, और दोनों मान लेते करंट का मैग्नीट्यूड सेम है भाई, दोनों में 5-5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार में एक कंडक्टर को लेकर के चलेंगे भाई। तो अभी केस 1 यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, मान लेते हैं इस कंडक्टर को हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी इस कंडक्टर को भूल जाइए, कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए। तो सीधी सी बात है भाई कि इसके अंदर करंट ऊपर तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा बताइए। मैग्नेटिक फील्ड यानी ऐसे घुसेगा और इधर से फिर बाहर निकले, यानी इधर घुस रहा है उधर से फिर निकल रहा है। तो जहां पे भी घुसता है वहां पे हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं भाई, इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ घुस रहा है, यानी बोर्ड के अंदर जा रहा है भाई। क्लियर हुआ? और इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम लोग डॉट से दिखा देते हैं। क्लियर हुआ? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रॉस दिखा है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। अब देखिए भाई, हम लोगों ने क्योंकि इस कंडक्टर को अभी रेफरेंस लिया हुआ है, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था, तो इस करंट के चलते भाई इधर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन गया जो कि अंदर तरफ जा रहा है। अब आप देखिए इस वाले कंडक्टर को, अब देखिए भाई कि ये जो कंडक्टर है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ भाई। इस वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ ये। तो आप अगर थोड़ा सा भी याद होगा भाई, ये डीसी मोटर वाला एग्जांपल हो गया ना। डीसी मोटर में हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड था हम लोग के पास, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ था, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने करंट इसमें दे दिया भाई बाहर से। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ, तो इसमें हम लोग का फोर्स लगता था भाई, और इसको निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे, है ना। तो अगर हम लोग देखें भाई, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इंडेक्स फिंगर बताता है, तो इस तरीके से दिखा दिया मैंने। करंट देखिए, इसमें जो करंट ऊपर तरफ है ना, ऊपर तरफ है भाई। तो अगर आप ऐसे देखें, मिडिल फिंगर मेरा ऊपर हो गया, तो फोर्स कैसा लगेगा इस वाले कंडक्टर भाई। इसमें एक कॉइल के अंदर दो कंडक्टर होता है ना, ये इधर ए हो गया और इधर मान लेते ए डैश हो गया भाई। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे दिखा दिए, नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, इसमें करंट अंदर तक जा रहा है तो क्रॉस दिखा दीजिए, इसमें करंट बाहर निकल रहा है नहीं डॉट दिखा दीजिए। क्लियर हुआ? और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे जा रहा है, तो अब देखिए कि भाई ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, करंट मेरा अंदर तरफ जा रहा है, तो थंब जो है नीचे तरफ है, इधर फोर्स लग रहा है। अब इस पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा अभी ऐसा ही है, करंट मेरा बाहर तरफ आ रहा है भाई, तो मिडिल फिंगर को मैंने बाहर कर दिया, तो फोर्स कैसा लगा, थंब बताता फोर्स को, तो ये कैसा लगेगा, ऊपर तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका यहां पे फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है और यहां पे आपका नीचे तरफ लग रहा है। और ये क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं भाई रोटर के अंदर डले हुए रहते हैं, तो ये पूरा पूरा रोटर को लेके क्या हो जाएगा, घूम जाएगा ऐसे, समझे। यानी यहाँ पे हम लोग का एक फोर्स लग रहा है भाई, जो कि आपके कंडक्टर को या फिर कहिए रोटर को ये घुमा देता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में भाई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो फोर्स किधर लगेगा। हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, हम लोग का भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रहा है, तो इंडेक्स फिंगर को मैं अंदर तरफ कर दूं, आई होप कि ऐसे दिख रहा होगा, अंदर तरफ कर दिया मैंने। करंट भाई, करंट मेरा मिडिल फिंगर बताता है, तो मिडिल फिंगर के हिसाब से मैंने करंट के डायरेक्शन ऊपर जा रहा है ना, ऊपर तरफ कर दिया मैंने। तो थंब देखिए, थंब किधर हो गया, इधर तरफ हो गया, यानी इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये मेरा फोर्स हो गया भाई। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट केस में फोर्स मेरा इधर तरफ लग रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस कहने का मतलब क्या कि भाई अब जो है मैं इस कंडक्टर को लेकर के चल रहा हूं, और इस कंडक्टर में क्योंकि करंट ऊपर तरफ जा रहा है, तो इस करंट के चलते मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा बताइए। थंब करंट ऊपर तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इधर घुसेगा भाई, यानी इधर क्रॉस होगा और इधर तरफ निकलेगा, यानी इधर डॉट हो जाएगा पूरा, ये डॉट हो जाएगा भाई, समझे। तो अब आप कह सकते हैं भाई, इधर भी दिखा देते हैं, नहीं पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है।
हम लोग कह सकते हैं भाई कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था, उस करंट के चलते इधर पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन गया जो कि बोर्ड से बाहर तरफ निकल रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो तो सीधी सी बात है इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा भाई। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगेन लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इंडेक्स फिंगर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो इसको मैंने बाहर तरफ कर लिया भाई क्योंकि फ्लक्स मेरा ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, बाहर कर दिया। अब देखिए मिडिल फिंगर मेरे करंट के डायरेक्शन को बताता है ऐसे, तो अब पूरा हाथ तो घूमेगा नहीं है ना, तो ऐसे कर लिया। तो थंब देखिए आप, थंब किधर बता रहा है मेरा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स मेरा ऐसे लगेगा, समझ में आया। तो अगर हम लोग दोनों को एक साथ देखें तो भाई यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है इस कंडक्टर पे, और इस वाले कंडक्टर भाई इस डायरेक्शन लग रहा है। इन दोनों कंडक्टर नजदीक आने की कोशिश करेंगे, यानी यहां पे हम लोग का अट्रैक्शन हो रहा है भाई, समझे। ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और वही सेम चीज भाई, यही सेम चीज इसी तरीके से आप क्या कीजिए, करंट के डायरेक्शन को जैसे ऊपर तरफ जा रहा था आप नीचे कर दीजिए, डाउनवर्ड कर दीजिए, ठीक है, लेकिन दोनों में दिखाना, इसमें भी डाउनवर्ड इसमें डाउनवर्ड। तो अभी भी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक में करंट मान लेते हैं बाहर तरफ जा रहा है और दूसरे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दोनों में अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो यहाँ पे रिपल्सन होता है भाई, ठीक है, ये इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा, ओके ना। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, क्लियर हुआ ना। तो ये तो भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे अपने इंडक्शन रिले में देखेंगे कि भाई टॉर्क कैसे पैदा होता है, ओके। तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंडक्शन रिले को, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं भाई। और एक चीज समझिए, अगर आपने इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा भाई, तो इंडक्शन मोटर में आपको पता है कि भाई हम लोग का जैसे एक तो हो गया 3 फेज है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर, और एक होता है भाई आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है भाई ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है ना, नॉट सेल्फ स्टार्ट। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होते हैं, सेल्फ स्टार्ट होते हैं भाई। तो इसका रीजन पहले समझिए, क्योंकि भाई हम लोग का जो स्टेटर होता है इसके अंदर हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, और 3 फेज वाइंडिंग जो है भाई यानी RYB, 3 फेज मतलब RYB भाई, ठीक है। तो इनके बीच में हम लोग जानबूझ के 120 का फेज शिफ्ट रखते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट भी होगा, साथ ही साथ आपका फिजिकल एंगल भी होता है कॉइल का। तो ये कंडीशन अचीव करने के बाद हम लोग क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है भाई, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रोटेटिंग होता है, और इसका अगर स्पीड देखें तो NS इक्वल टू क्या हो जाता है, 120F/P। सही बात है, सही बात है। तो भाई क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है 3 फेज के कारण, तो यहाँ पे अगर आप कोई जैसे मान लेते हैं स्क्वायरल केज रख देते हैं भाई, है ना, कोई भी आप रोटर रख दीजिए भाई। तो उसको अगर मैं 3D में दिखाऊं या फिर ऐसे ही समझिए ना, इस तरीके का मैंने रोटर रख दिया भाई, थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग, बेटर होगा, हम लोग उसको ऐसे ही कर लेते हैं, ओके। तो इसमें भाई इस तरीके से एल्युमिनियम के बार डले हो रहते हैं ना, दोनों तरफ से एंड रिंग से शॉर्टेड होता है। तो केज रोटर आप इमेजिन कीजिए, तो आप समझिए कि भाई अभी स्टैंड स्टील पे रखा हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग इसमें 3 फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पे भाई हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इन कंडक्टर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई घूम रहा है ना, तो इनके अंदर क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। EMF के चलते, क्योंकि शॉर्टेड है ये पूरा का पूरा एंड रिंग से, यानी कंप्लीट सर्किट बना हुआ है, तो EMF इंड्यूस्ड होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। ये करंट भी कैसा होगा, 3 फेज का होता है, और इसके चलते भी आपका 3 फेज का अगेन इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है भाई, ठीक है, समझ में आया। तो और इसमें हम लोग लेंज लॉ को देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि भाई हम लोग जैसे 3 फेज दिया इसमें, तो भाई इसमें आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया स्टेटर के अंदर, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भाई इन कंडक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, ठीक है ना भाई। जो भी आपने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया उसके चलते मेरा यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हो गया, और ये रोटेट कर रहा है किस स्पीड से, NS इक्वल टू 120F/P के हिसाब से। तो भाई इन कंडक्टर को ये चेंजिंग फ्लक्स पसंद नहीं है ना, क्योंकि भाई ये घूम रहा है, इसका मतलब क्या, इनके रिस्पेक्ट में बार बार चेंज हो रहा है, तो इनको पसंद नहीं है भाई। तो सीधी सी बात है, अब ये सारे के सारे कंडक्टर क्या कहेंगे कि भाई इस फ्लक्स को रोको,
या फिर कहो इस फ्लक्स को भाई अपोज करो, तो भाई इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये खुद अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड करवा देगा, ठीक है, ये खुद अपना ईएमएफ इंड्यूस्ड करवा देगा और इसके अंदर करंट फ्लो करवा देगा और करंट भी आपका 3 फेज का बहेगा, ठीक है, और 3 फेज के कारण आपका यहाँ पे अगेन फ्लक्स सेटअप होगा और ये 3 फेज करंट के कारण क्योंकि फ्लक्स सेटअप होता है, इसका भी जो फ्लक्स बनेगा रोटेटिंग बनेगा भाई, ये भी यानी रोटर का भी जो फ्लक्स बनेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये खुद इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में को फ्लक्स घूम रहा है ना उसी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भाई जब इसी के डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा तो सीधी सी बात है ये वाला फ्लक्स और रोटर के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो एक तरीके से कमने लगेगा ना। पहले ये बैठा हुआ था, जीरो पे था, लेकिन ये घूम रहा था तो इनके बीच में बहुत ज्यादा रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस था, लेकिन भाई अगर ये खुद घूमना स्टार्ट कर दे सेम डायरेक्शन में तो सीधी सी बात है इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी अब जो है ना इसको ज्यादा चेंजिंग यानी ये ज्यादा फ्लक्स जो है इसके चेंजिंग नेचर नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग चीज हो गया भाई, बस आप समझिए कि भाई हम लोग का सेल्फ स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन वही अगर हम लोग सिंगल फेज की बात करें तो सेल्फ स्टार्ट होता नहीं, क्योंकि भाई सिंगल फेज के कारण क्या होता है कभी भी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें सिंगल फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसमें हम लोग स्प्लिट फेज मेथड यूज करते हैं, यानी एक फेज को क्या करते हैं तोड़ देते हैं, ठीक है, स्प्लिट का मतलब तोड़ना भाई, ओके ना, और एक फेज को स्प्लिट करके क्या करते हैं हम लोग 2 फेज बनाते हैं। तो 2 फेज जैसे हम लोग का बनेगा यानी 2 फेज मोटर, ठीक है, तो 2 फेज जैसी बना 2 फेज कारण भाई हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और 2 फेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग होता है भाई, क्लियर हुआ ना। तो स्टार्टिंग में हम लोग को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमेशा क्या करना पड़ेगा, 2 फेज मोटर तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 फेज कारण क्या हो रहा है हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। अब यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि ठीक है स्टार्टिंग में तो ये 2 फेज मोटर तरफ आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता है भाई जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है वो ओपन हो जाता है, तो जो मोटर है आपका वो लास्ट में सिंगल वाइंडिंग पे ही चलता है, सिंगल फेज पे ही चलता है भाई। तो सिंगल फेज पे कैसे इसको टॉर्क मिलते रह रहा होगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भाई डिटेल में कवर करना तो आपको भाई फिर मशीन पढ़ना पड़ेगा, ओके, खासकर सिंगल फेज मोटर। तो अभी इतना समझिए कि भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं यहां से इंडक्शन रिले। भाई देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर एंड, और इंडक्शन मोटर अभी जस्ट मैंने आपको हिंट दिया भाई कैसे काम करता है, एंड आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव रिलेइंग पर्पस, ठीक है, क्योंकि भाई इंडक्शन रिले है, रिले का मतलब क्या भाई सेंसर, ठीक है। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया है, स्टार्टिंग में ही बात कर लिया भाई, इसको थोड़ा आप क्लियर कर लीजिए पहले, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट जो है ना भाई दिमाग से निकल जाता है। एक मिनट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ना कि ये जो हम लोग बेसिक रिले पढ़ रहे हैं भाई, जिसमें आपका 2 तरीके का रिले आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये तो कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई इन दोनों के अंदर क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है, कुछ ना कुछ चीजें घूमेंगी, ठीक है। एक होता है स्टैटिक रिले भाई, जैसे अगर मैं थोड़ा सा एडवांस बुक में आऊं भाई, तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रिले की बात करें, तो यहां पे देखिए कितने तरीके के रिले होते हैं। यहां पे देखिए ये टाइप्स ऑफ रिले है, एक तो क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल में तो क्या कुछ ना कुछ घूमेगा भाई, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंदर 2 रिले आ जाएंगे। ये है आपका सबसे पहला अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, और इसके अंदर भी भाई 3 से 4 मॉडल देखा हम लोगों ने, और अभी हम लोग का इंडक्शन रिले चल रहा है, ठीक है ना, इंडक्शन रिले। और एक होता है भाई आपका थर्मल रिले, देखिए ना यहाँ पे, यानी थर्मल रिले भी क्या हो जाएगा आपका इसी के अंदर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के अंदर ही आ जाएगा, यानी इसके अंदर भी क्या होगा कुछ ना कुछ पार्ट मूव करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मूव करता है भाई। स्टैटिक रिले मतलब क्या, इसमें कुछ भी मूव नहीं करेगा। और एक होता है न्यूमेरिकल रिलेज, न्यूमेरिकल रिलेज भाई बहुत फास्ट रिले होते हैं, ठीक है ना, इनका स्पीड जो होता है काफी फास्ट होता है। तो एडवांस बुक पे पहले हम लोग बाद में आएंगे भाई, पहले बेसिक तो समझ लेना, ओके। तो अभी जो हम लोग इंडक्शन रिले पढ़ रहे हैं भाई, यानी ये हम लोग का इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ घूमेगा, कुछ ना कुछ पार्ट इसमें मोशन करेगा भाई, क्लियर हुआ। और उसको थोड़ा एडवांस में जाकर के समझा देता हूं क्या घूमता है इसके अंदर। इसके अंदर डिस्क होता है भाई, ठीक है ना, डिस्क को हम लोग को घुमाना पड़ता है। देखिए यहां पे है ना लगा हुआ, देखिए ये शेडिंग रिंग हो गया है ना, यहाँ पे डिस्क होता है, डिस्क घूमेगा। या फिर
यहाँ पे देखिए आप, ये हम लोग का डिस्क है, ये डिस्क घूमता है भाई। या फिर पहले जमाने में जो हम लोग ब्लैक कलर का मीटर यूज करते थे अपने घरों में, तो उसमें एल्यूमिनियम डिस्क घूमता था ना भाई, तो वो क्या है आपका एनर्जी मीटर है, लेकिन भाई वो इंडक्शन एनर्जी मीटर है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। क्लियर हुआ? एसी पे काम करता है वो। तो हम लोग को यही तो देखना ना कि ये डिस्क कैसे घूमता है, उसके पास टॉर्क कहाँ से आता है ना, घुमाने वाला टॉर्क कहाँ से आता है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी समझने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी जिस तरीके से इंडक्शन मोटर काम करता है उसी तरीके से भी काम करेंगे। एंड आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव रिलेइंग पर्पस इन्वॉल्विंग एसी क्वांटिटीज, यानी इंडक्शन ऐसा मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ ये रिले एसी पे ही काम करेंगे भाई, डीसी पे काम नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले जो आपने पढ़ा था ना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, वो एसी डीसी दोनों पे काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है भाई, यानी जो मेन टॉर्क है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के ऊपर। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट सेशन में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। तो यहाँ पे क्योंकि करंट के स्क्वायर पे आपका टॉर्क पैदा हो रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, एसी और फिर डीसी हो, है ना, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं, दे आर नॉट यूज्ड विद द डीसी क्वांटिटी, यानी डीसी पे ये काम नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इंडक्शन रिले एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ पिवटेड एल्युमिनियम डिस्क, है ना, मतलब एल्युमिनियम डिस्क रहेगा भाई, प्लेस्ड इन अ टू, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन भाई बाद में पढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं, टॉर्क के बारे में बात करना। द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क बाय द इंटरेक्शन ऑफ वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट इंड्यूस्ड इन द डिस्क बाय द अदर। अब ये समझ में आएगा, यानी यहाँ पे भाई देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम दिखाया गया ना, ये डिस्क है भाई, ये एल्युमिनियम डिस्क है, और इस एल्युमिनियम डिस्क के अंदर भाई दो फ्लक्स आते हैं, एक तो ये फ्लक्स हो गया और एक ये फ्लक्स हो गया। ठीक है, और ये फ्लक्स कैसा होता है, क्योंकि हम लोग एसी पे काम कर रहे हैं, तो ये फ्लक्स कैसे बना होगा, एसी करंट, यानी डी फाई बाई डी टी नेचर का होगा। ये भी कैसा होगा, डी फाई बाई डी टी नेचर का होगा। तो भाई ये क्योंकि फ्लक्स जो है इन एल्युमिनियम के अंदर से घुस करके जा रहा है भाई, इनके साथ इंटरेक्ट होकर के जा रहे हैं, देख रहे ना, फ्लक्स मेरा ऊपर से नीचे तरफ जा रहा है, इस तरीके से समझिए। तो क्योंकि ये चेंजिंग फ्लक्स है, तो चेंजिंग फ्लक्स के कारण क्या होगा, इस एल्युमिनियम के अंदर यानी इस डिस्क के अंदर भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने इंडक्शन प्रिंसिपल देखा ना भाई मोटर के अंदर, कि भाई इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया था, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब घूम रहा है भाई, तो यहाँ पे जो रोटर रखा हुआ है, तो रोटर के कंडक्टर में क्या होगा आपका, ईएमएफ इंड्यूस्ड करवा देगा ये। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। तो वही चीज है कि भाई यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो इस डिस्क के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा, और ईएमएफ के चलते हम लोग का करंट फ्लो होगा। और इसमें भी दो तरीके करंट फ्लो होंगे, एक तो इस फ्लक्स के कारण जिसको I2 बोला गया है, और φ1 के कारण जो करंट फ्लो होगा ये है आपका I1। क्लियर हुआ? अब ये दोनों करंट यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे भाई, कैसे इंटरेक्शन करेंगे, जो अभी हम लोगों ने बेसिक में सीखा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ अ टॉर्क इन एन इंडक्शन रिले, रेफर टू द एलिमेंट्री अरेंजमेंट ऑफ द फिगर शोन। अभी जो हम लोगों ने फिगर देखा भाई, ठीक है ना, द टू एसी फ्लक्स, हम लोग के पास दो फ्लक्स है भाई, एक हो गया आपका φ2 और एक हो गया आपका φ1। अब आप बोलिएगा φ1 φ2 कहां से आएगा भाई, है ना, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। अभी तो भाई हम लोग टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना, इधर आपके कॉइल लगे होते हैं, अभी हम लोग आगे आएंगे तो समझ में आएगा भाई। बस अभी आप समझिए दो फ्लक्स आएंगे इसमें, देखिए एक तो ये कॉइल हो गया, यहाँ पे φ2 बना, एक φ1 बना, एक ये कॉइल के कारण, तो ये सब समझ में आएगा। अभी मेन हम लोग को समझना टॉर्क कैसे आता है, कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ लेंगे। तो बस समझिए कि भाई हम लोग के पास दो फ्लक्स यानी दो कॉइल के थ्रू हम लोग दो फ्लक्स बना रहे हैं, यहाँ पे एक φ2 है और एक φ1 है भाई। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे जो φ1 और φ2 है भाई, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा, फेज शिफ्टिंग रहता है। यहां पे पहले आते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं भाई मेरे पास एक इंडक्टर है, यानी एक आयरन कोर हो गया, और इस पे हम लोगों ने इस तरीके से कॉइल लपेट दिया है, और मान लेते हैं हम लोग ये जो कॉइल का जो इंडक्टेंस है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसके रेजिस्टेंस के मुकाबले, यानी हम लोग मान रहे हैं कि हाईली इंडक्टिव सर्किट है भाई। ओके, हाईली इंडक्टिव, तो हाईली इंडक्टिव इसका मतलब क्या, और यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो होगा भाई वो क्या होगा, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, है ना। तो और हम लोग को पता है भाई ये करंट के कारण क्या होगा, आपका ये जो फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे देखते हैं जो फ्लक्स बनेगा, कि फ्लक्स भी क्या हो, टाइम पे डिपेंड करें, कि करंट भी आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ, यानी एमएमएफ को क्या लिख सकते हैं, एन आई, है ना, अपॉन रिलेक्टेंस। तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कुछ होंगे,
आई की जगह हम लोग मान लेते हैं आई एम साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं भाई, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे आई एम साइन ओमेगा टी, और क्योंकि भाई 90 डिग्री लैग करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री लैग करवा देते हैं, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा ना करंट, क्लियर हुआ, डिवाइडेड बाय आपका रिलेक्टेंस। तो भाई देखिए हम लोग को पता है साइन के आगे जो भी वैल्यू होता है, इनका जो भी वैल्यू होगा ये हम लोग क्या हो जाएगा फाई एम बन जाएगा, क्योंकि फ्लक्स के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा ये फाई एम हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और क्योंकि हाईली इंडक्टिव इसका मतलब अप्रॉक्स 90 डिग्री के बराबर होगा भाई, प्योर 90 डिग्री नहीं होगा, मान लेते हैं 85 या फिर 80 डिग्री मान लेते हैं लैग कर रहा है, सो 80 बना देते हैं हम लोग, क्लियर हुआ। और अगर मैं यहाँ पे करंट को लिखूं अच्छे से, करंट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 80 डिग्री, क्लियर हुआ। ये मेरा करंट फ्लो रहा है। वोल्टेज को अगर दिखाना तो वीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, यानी ये हम लोग का 0 डिग्री पे रेफरेंस लिया हुआ है। तो करंट जिस फेज में है नहीं, जो जितने डिग्री से लैग कर रहा है उतने ही डिग्री से क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स भी लैग करेगा। फिर कहिए करंट और फ्लक्स जो होता है फेज में होता है भाई। अब आते हैं दूसरे कॉइल पे, मान लेते हैं भाई मेरे पास एक और कॉइल है और यहाँ पे मैं इस तरीके से वायर चूज कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्लियर हुआ। यानी ये आप कह सकते हैं हाईली रेजिस्टिव है भाई। जैसे हम लोग सिंगल फेज मोटर में देखते हैं ना भाई कि जो आपका मेन वाइंडिंग होता है, मेन वाइंडिंग का जो भाई रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो हाई होता है भाई, है ना, और जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। लेकिन वही ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हम लोग रेजिस्टेंस जानबूझ के हाई रखते हैं और उसका जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो लो होता है भाई, है ना, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम लोग इसलिए हाई कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ देर तक के लिए ही आपके सिस्टम में रहता है, फिर बाद में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है भाई, है ना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फेज शिफ्ट चाहिए भाई, है ना, अप्रॉक्स 90 डिग्री के बराबर, फिर थोड़ा बहुत 90 से कम भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहाँ पे फेज शिफ्ट लेकर के आना चाहते हैं ताकि हम लोग का क्या हो जाए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सके भाई। मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में फेज शिफ्ट हम लोग को चाहिए 90 डिग्री का अप्रॉक्सीमेटली। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं भाई कि ये मान लेते भाई इसमें वायर के चलते जो रेजिस्टेंस है, फिर ये एक्स्ट्रा हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहे हैं बाहर से, तो क्या हो जाएगा हाईली रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं वीटी जो है मेरा, यह है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0, यानी रेफरेंस मान लिया। तो इसमें करंट मान लेते भाई जो फ्लो होगा आई टी मान लेते हैं, यह है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस मान लेते हैं 30 डिग्री, है ना, सॉरी माइनस होगा ना, लैग करेगा, आरएल नेटवर्क है, ठीक है ना, ज्यादा मतलब ये लैग नहीं कर रहा। तो फ्लक्स भी जो होगा आपका क्या हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। तो अब देखिए भाई कि ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना है, ये 30 डिग्री पे है, माइनस 30 डिग्री पे है, तो माइनस 80 पे, यानी 50 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे पहले मेरा ये फ्लक्स आएगा, ठीक है, सबसे पहले ये फ्लक्स आएगा, उसके बाद 50 डिग्री के बाद, यानी 50 डिग्री के बाद भाई, यानी कुछ टाइम लगेगा, कुछ देर के बाद फिर ये वाला फ्लक्स मेरा एक तरीके से आएगा। दोनों फ्लक्स, यानी इसको अगर मैं φ1 बोल दूं, इसको अगर मैं φ1 बोल दूं भाई और इसको मैं φ2 बोल दूं, तो आप कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले ये मेरा फ्लक्स आएगा, फिर 50 डिग्री जब शिफ्ट होगा उसके बाद आपका ये आएगा। तो फेज शिफ्ट रहना जरूरी है। तो यहां पे आते हैं लोग, लिखा है ना, द टू एसी फ्लक्स φ2 एंड φ1 डिफरिंग इन फेज, यानी इन दोनों में फेज अलग अलग होंगे भाई, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, बाय एन एंगल अल्फा, ठीक है, यानी इनके बीच में भाई देखिए ना, φ1 को यहाँ पे रेफरेंस मान लिया, फाई एम साइन ओमेगा टी, और दूसरा φ2 क्या है, φ2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो पहले कौन सा आएगा भाई, ये आएगा, पहले ये आएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि लीड कर रहा है ना, पहले ये आएगा, फिर कुछ देर के बाद फिर ये आएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों में अलग अलग फेज होंगे बाय एन एंगल अल्फा। इंड्यूसेस ईएमएफ इन द डिस्क, डिस्क के अंदर ये दोनों ईएमएफ इंड्यूस करवाएंगे, है ना, इधर से मेरा φ1 आ रहा है और इधर से मेरा φ2 आ रहा है भाई। तो ये दोनों क्या है, टाइम वेरिंग है भाई, d∅dt नेचर के फ्लक्स है। तो d∅dt नेचर होने के कारण क्या है कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएंगे, तो वही लिखा है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा डिस्क के अंदर, एंड काउजेस द सर्कुलेशन ऑफ ईडी करंट, क्योंकि भाई इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा, क्योंकि डिस्क अपने आप में क्या है, ये क्लोज कंडक्टर भाई, अपने आप में कंप्लीट पाथ होता है। तो इस फ्लक्स के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके चलते करंट फ्लो होगा, और इसके चलते भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो φ1 के चलते जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम लोगों ने I1 लिख दिया, φ2 के चलते जो आ रहा है I2 लिख दिया। दीज करंट लैग बिहाइंड देयर रेस्पेक्टिव फ्लक्स बाय 90 डिग्री। आगे आते हैं हम लोग, यहां पे आते हैं भाई, देखिए
अब आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो भाई यहां पे कहने का मतलब क्या है, जैसे ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा ना आपने, तो ट्रांसफॉर्मर क्या है भाई, सबसे पहले तो समझिए दो तरीके का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ का मतलब क्या है भाई कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का कॉइल है ना, फिर ट्रांसफॉर्मर ही ले लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में भाई आपका सेल्फ और म्यूचुअल दोनों ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं। अगर मान लेते हैं मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया भाई, है ना, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा और इसके चलते जो फ्लक्स सेटअप होगा यहाँ पे d∅dt नेचर का, तो भाई इस कॉइल को तो पसंद नहीं है चेंजिंग फ्लक्स। तो इस फ्लक्स को अपोज करने का मतलब है कि भाई इस करंट को कम करना है, क्योंकि इस करंट से भाई ये फ्लक्स बना हुआ, और इस करंट को अपोज करना मतलब कि यहाँ पे जो भी आपने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है इसको कम करना है, क्योंकि इसी वोल्टेज से ये करंट बना हुआ है। तो मेन आपको इस वोल्टेज को कम करना है। इस मेन वोल्टेज को कम करने से मतलब क्या, यहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और जिस पोलैरिटी का ये है उसी पोलैरिटी का ये भी होगा, है ना, तभी तो अपोज करेगा। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ भाई, है ना, अपने ही कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको सेल्फ को बोलते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ पे, अब मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल लगा हो भाई, और सेकेंडरी कॉइल मान लेते अभी ओपन है, तो सीधी सी बात है जो फ्लक्स सेटअप हुआ होगा, है ना, इस तरीके से ऊपर की तरफ, तो ये फ्लक्स जो होगा आपका इस सेकेंडरी के साथ भी लिंक कर रहा होगा, तो ये d∅dt नेचर का फ्लक्स है भाई, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसको E2 बोलते हैं, और E2 क्या है, ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है भाई, समझ में आया, क्योंकि इस कॉइल का जो फ्लक्स है उस फ्लक्स के कारण भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतना समझ में आया। तो एक होता है सेल्फ और एक होता है आपका म्यूचुअल भाई। तो अभी हम लोग यहां पे अगर देखें, यहां पे अगर आप देखें तो भाई एक हो गया φ2, है ना, तो φ2 भाई इस डिस्क के साथ लिंक कर रहा है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ईएमएफ इंड्यूस्ड, यहाँ पे एक चीज और समझाना भाई, देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिए, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया भाई, लेकिन अभी कोई करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि ओपन सर्किट है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का कोई लोड लग गया, तो जैसे ही लोड लग गया सर्किट कंप्लीट हो गया भाई, सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब ऐसा करंट फ्लो होगा। अब ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा भाई, इस सेकेंडरी के अंदर करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि भाई इस करंट के चलते, इसमें करंट कौन सा फ्लो होगा, I2, तो I2 के चलते जो फ्लक्स बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि भाई ये मेन फ्लक्स को अपोज करे। तो मेन फ्लक्स, क्योंकि भाई अपोज करना मतलब क्या, ऊपर तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेन फ्लक्स मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस डायरेक्शन बनेगा, है ना, ऐसे, तो ये ऊपर तरफ जाएगा, है ना भाई, समझ में आया। उसको बोल देता है φ2, जो कि इस मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो वही चीज ऐसा क्यों किया भाई इसने, क्योंकि भाई देखिए फिर समझा रहा हूं, यहाँ पे फ्लक्स बना मेरा d∅dt नेचर का, ये फ्लक्स भाई इसके साथ लिंक किया, लेकिन इस कॉइल को ये फ्लक्स पसंद नहीं है भाई, इसको चेंजिंग फ्लक्स पसंद नहीं है, इरिटेट हो रहा है। तो इरिटेट हो रहा है मतलब क्या, ये चेंजिंग फ्लक्स को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। कम करने की कोशिश करना मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इस तरीके से इसमें फ्लो होगा कि भाई ये अपना खुद का फ्लक्स बनाएगा, और ये खुद के फ्लक्स को भाई इस डायरेक्शन फ्लो करवाएगा कि भाई क्या करे, इस मेन फ्लक्स को अपोज करे। लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट होता है भाई, है ना, समझ गए। इसीलिए ये इस तरीके से बनेगा, तभी तो भाई इसको मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि ये चेंजिंग नेचर फ्लक्स इसको पसंद नहीं है, समझे। तो यही चीज आपके डिस्क में भी हो रहा है। यहां पे अगर आप देखें भाई, ये जो φ2 फ्लक्स है, एक बार में एक को लेके चल रहे हैं हम लोग, ये जो φ2 फ्लक्स है भाई, ये तो टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन ये टाइम वेरिंग फ्लक्स भाई इस डिस्क के अंदर भी लिंक कर रहा है। तो भाई डिस्क को तो पसंद नहीं है ना यार, डिस्क तो इरिटेट हो रहा है ना, तो डिस्क को पसंद नहीं है, समझते क्या, डिस्क भाई इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अपोज कैसे करे, तो भाई ये चेंजिंग फ्लक्स के कारण क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ के चलते आपका करंट फ्लो होगा, जो कि I2 लिख दिया गया है। लेकिन ये I2 का इस तरीके से डायरेक्शन बनाएगा ये, और इस I2 के चलते जो फ्लक्स बनेगा भाई, है ना, इस I2 के चलते फ्लक्स इस तरीके से बनाएगा, या फिर इस I2 का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि भाई इसके चलते जो फ्लक्स बनेगा वो क्या करे, इस मेन फ्लक्स को अपोज करे। तो भाई देखिए I2 का जो डायरेक्शन है, क्योंकि मेरा जो मेन फ्लक्स आ रहा है ये डाउनवर्ड है, ऐसे आ रहा है ना, तो भाई सीधी सी बात है I2 के कारण जो फ्लक्स बनना चाहिए ऊपर तरफ बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को अपोज करेगा। तो अगर आपको फ्लक्स ऊपर तरफ चाहिए तो करंट कैसे बहेगा बताइए, अब देख लीजिए खुद से, करंट मेरा बन गया ना इसी तरीके से, समझे, देखिए आप ध्यान से ऐसे, तो करंट आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये हो गया मेरा I2, समझ में आया। लेंज लो भाई, इस तरीके से आपका
करंट का डायरेक्शन बिल्डअप कर लेगा। अब सेम यहां पे भी है कि भाई मेरा जो φ1 है ये टाइम वेरिंग है, और इस फ्लक्स कारण इस डिस्क में भाई, यानी इस डिस्क को पसंद नहीं आ रहा है, तो डिस्क क्या करेगा, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा, उसके चलते करंट फ्लो होगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो होगा कि भाई ये अपना खुद का फ्लक्स बनाएगा, और इस तरीके से बनाएगा भाई इस मेन फ्लक्स को अपोज करे। तो कैसे बनाएगा भाई, इसका भी ऊपर तरफ होना चाहिए ना, क्योंकि ये मेन फ्लक्स मेरा डाउनवर्ड आ रहा है, तो भाई इसका फ्लक्स ऊपर तरफ जाना चाहिए, ऊपर तरफ जाना चाहिए। तो क्या भाई ऐसे बनाएगा ये भी, समझे। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से करंट का डायरेक्शन दिखा दिया भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई ये जो फ्लक्स है φ2 और φ1 को हम लोगों ने रेफरेंस मान रखा है ना, और ये कितने पे है, प्लस अल्फा डिग्री पे, यानी सबसे पहले ये आएगा, ये फ्लक्स बनेगा, ठीक है, फिर अल्फा एंगल के बाद भाई ये वाला बनेगा, या फिर कहिए जो भी लीड लैग कर रहा होगा भाई, बस आप समझिए दोनों फ्लक्स एक साथ नहीं आएंगे सिस्टम में, एक पहले आएगा फिर दूसरा जो है कुछ देर के बाद आएगा, फिर कुछ एंगल के बाद आएगा भाई। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि भाई अब यहां पे टॉर्क कैसे पैदा होता है ना, डिस्क पे भाई टॉर्क कैसे आता है, इसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं यहां पे φ1 को लेके चल रहा हूं, है ना, केस 1 लिखते हैं, केस 1 4 φ1, और मान लेते हैं अभी एट t = 0 पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो t = 0 इंस्टेंट पे क्या होगा, फ्लक्स φ1 आया, और φ1 के चलते भाई चेंजिंग नेचर का फ्लक्स था, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसके चलते करंट फ्लो I1, और ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा, मेन फ्लक्स को अपोज करे, तो ये भाई मेरा डायरेक्शन हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पे आते हैं, ये वाले डायग्राम से हम लोग बेटर तरीके से समझेंगे। देखिए भाई ये मेरा φ1 आ रहा है, ओके, और अब यहां पे भाई एक चीज और देखना पड़ेगा, हम लोग दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। देखिए भाई हम लोग यहां पे एक चीज देखते हैं, एक चीज समझिए भाई, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन भाई, और ये वाला पोर्शन अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो है आपका कॉमन पोर्शन है भाई। कॉमन पोर्शन कहना मतलब क्या है कि इस रीजन में भाई आपका I1 भी आ रहा है ना, इधर से I1 आ रहा है, I1 जो है I2 के साथ लिंक कर रहा है, और आप कह सकते हैं I2 जो है फिर भाई आपके I1 वाले रीजन में लिंक कर रहा है ना, यानी दोनों एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं भाई। तो अभी यहां पे आते थोड़ा सा, हम लोग सबसे पहले क्या बोल रहे हैं भाई कि ये मेरा φ1 हो गया, नीचे तरफ आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि भाई जहां पे φ1 है वहां पे मेरा I2 यानी ये वाला करंट भाई, ठीक है ना, दूसरा वाला करंट, ठीक है, ये दूसरा वाला करंट देखिए, है ना, यहां पे भाई φ1 मेरा ऐसे आ रहा है, तो I2 और सर्कल में क्या होता है, सर्कल में भाई हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। अगर आप यहाँ पे तो ये डायरेक्शन हुआ मेरा टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन होता है, यहाँ पे तो डायरेक्शन मेरा ये, यहाँ पे तो डायरेक्शन मेरा ये, समझ में आ रहा है। सर्कल में हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस इंस्टेंट पे देख रहे हैं भाई ये मेरा फ्लक्स हो गया φ1, तो यहाँ पे I2 देखिए, ये I2 है ना, ऐसे आ रहा है I2, ठीक है, ये I2 आ रहा है। तो भाई हम लोग इस इंस्टेंट पे देखना चाहते हैं I2 का डायरेक्शन किधर है। तो I2 का अगर आप डायरेक्शन देखें भाई यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे जाएगा, है ना भाई, अब समझिए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे भाई I2 का अगर आप डायरेक्शन देखें, ये जो करंट आ रहा है ना, इस इंस्टेंट पे देखिए करंट मेरा ऐसे भाग रहा है यहाँ पे, ओके, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, सेम डायरेक्शन भाई, टेंजेंट के अलोंग देखना होता है हम लोग को। तो अगर हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, इस इंस्टेंट पे, तो I2 का डायरेक्शन ये दिखाया गया, यानी अभी 2D प्लेन है ना भाई, 2D मतलब ये एक्चुअली में कैसे जाएगा, ऐसे भाग रहा होगा, ओके। तो इमेजिन कीजिए कि भाई मेरा φ1 है और यहाँ पे मेरा I2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, फ्लक्स मेरा नीचे तरफ है, करंट मेरा ऐसे है, ठीक ना, करंट मेरा ऐसे जा रहा है भाई, फ्लक्स मेरा नीचे, तो फोर्स कैसे लगे, इस तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना फ्लक्स भी है करंट भी है। तो हम लोग पता भाई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो एल्युमिनियम डिस्क है ना, ये एल्युमिनियम डिस्क अपने आप में क्या हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर तो बिहेव कर रहा है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, ये φ1 का जो है मेन मैग्नेटिक फील्ड है, और जो करंट हो रहा है भाई ये करंट I2 का लिया गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट मेरा ऐसे, तो फोर्स मेरा ऐसे लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं,
कि भाई यहाँ पे मेरा फ्लक्स φ2 है, ये φ2 है, और अगर हम लोग I1 के चलते देखें, क्योंकि ये मेरा मेन मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझे ना, ये मेरा मेन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और यहाँ पे भाई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, यानी एल्युमिनियम डिस्क, इसमें करंट कैसे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आइए है ना, यानी ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन जा रहा है ये तो राइट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लक्स हो गया, करंट का डायरेक्शन मेरा ऐसे हो गया भाई, है ना, ऐसे देखिए, ये 2D प्लेन है ना भाई, लेकिन अब 3D पे देखेंगे तो करंट मेरा ऐसे आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो फोर्स मेरा कैसे लगे, ऐसे लगेगा। इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ पे ध्यान समझना है कि भाई ये दोनों फ्लक्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे भाई। पहले मान लेते हैं हम लोग एट टी इक्वल, जैसे अगर टाइम को लेकर के बताऊं, जैसे मान लेते हैं एट टी इक्वल टू 9 AM, ठीक है, 9 बजे भाई, है ना, तो 9 बजे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये फोर्स मेरा पहले आया। अब भाई कुछ देर के बाद, क्योंकि ये लैग कर रहा है, एट टी इक्वल टू 001 सेकेंड लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, तो कुछ देर के बाद भाई, यानी पहले यहाँ पे एक फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, कुछ देर के बाद ये आएगा, है ना, कुछ देर के बाद ये आएगा, तो यहाँ पे अब देखिए ये फोर्स आएगा कुछ देर के बाद, यानी इस डिस्क के ऊपर क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे एक फोर्स लगा, फिर यहाँ पे फोर्स लगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर आप देखें भाई, तो एक डिस्क के ऊपर ऐसे फोर्स लगा और कुछ देर के बाद भाई फिर ये ऐसे लगा रहा है, यानी मतलब समझ ले घूमने लगेगा भाई, ठीक है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, 2D प्लेन पे हम लोग कैसे देख पाएंगे इसको, ओके, तो इस चीज को समझने की कोशिश की, ये इस तरीके से आ रहा है तो ये भी आपका इस तरीके से ही आएगा, ओके ना, तो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आ रहा है ना, पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, ओके, तो ये पहले आया तो पहले इसका मतलब कि ऐसे घुमाएगा, डिस्क ऐसे घुमाएगा, फिर भाई देखिए ना, और यहाँ पे फिर इंस्टेंट भी लेके चलना पड़ेगा ना, तो पहले यहाँ पे आते हैं भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों ने समझ लिया यहाँ तक, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए φ1 φ2 है, दोनों के बीच में फेज शिफ्ट है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, वेयर φ1 एंड φ2 आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फ्लक्सेस। φ2 जो है लीड कर रहा है φ1, ठीक है, बाय अल्फा, ठीक है, φ2 मेरा लीड कर रहा है क्योंकि अल्फा डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, एज्यूमिंग दैट द पाथ इन विच द रोटर करंट फ्लो हैव नेग्लिजिबल सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे कोई भी सेल्फ इंडक्टेंस लेके नहीं चल रहा है, द रोटर करंट विल बी इन फेज विद देयर वोल्टेज, जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा उसका, क्योंकि इंडक्टेंस है नहीं ना भाई, प्योर रेजिस्टिव हो गया, प्योर रेजिस्टिव तो क्या फेज में होगा, जो भी आपका EMF इंड्यूस्ड होगा वही आपका, है ना, तो जो I1 होगा, जो भी आपका I1 इंड्यूस्ड हो रहा है डिस्क के अंदर, किस पे डिपेंड करेगा, ये d∅1/dt पे, और φ1 का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग I2 की बात करें तो I2 किस पे डिपेंड करेगा, φ2 के ऊपर भाई, है ना। तो अभी फर्स्ट केस को पहले सॉल्व करते हैं कि भाई इधर मेरा I1 आ रहा था, है ना, I1 प्रोपोर्शनल हो गया किसके ऊपर, डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने, तो साइन यहाँ पे देखिए ना, डिफरेंशिएशन किया हुआ है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना ना, φ1 मैक्स क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या φ1 मैक्स कांस्टेंट था, और कॉस ओमेगा टी यानी डी ओमेगा टी के टर्म में हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, नहीं तो यहाँ पे अगेन ओमेगा आता। उसी तरीके से अगर हम लोग I2 की बात करें भाई, तो I2 क्या हो जाएगा, φ2 पे प्रोपोर्शनल होगा, जितना तेजी से यहाँ पे φ2 चेंज होगा उतना ही तेजी से I2 भी आएगा, क्लियर हुआ। और फिर φ2 का वैल्यू हमने रख दिया क्योंकि ये लीड कर रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया भाई, बच्चे की तरह नहीं करेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट कर दिया आपका डिफरेंशिएशन। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे पहला जो फोर्स आ रहा था ये F1 है, यहाँ पे जो फोर्स है F1, तो भाई देखिए F1 क्या होगा, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे मोटर वाला प्रिंसिपल यूज किया गया है कि भाई ये वाला जो मैंने आपको बताया ना भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे क्या कर रहे थे कि भाई इस करंट के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, है ना, यानी इसके चलते मेरा फ्लक्स और इसका करंट, ठीक है ना भाई, तो और फिर सेकंड केस में इसके चलते जो फ्लक्स बना वो, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन रहा था, वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है भाई, कि जिसका फ्लक्स ले रहे हैं, है ना, जो आप फ्लक्स ले रहे हैं उसके बगल वाला, यानी दूसरे के फ्लक्स से जो करंट आ रहा है वो, तो φ1 क्या होगा, डायरेक्टली प्रेशर होगा φ1 इंटू I2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने φ1 लिया है और I2 को एक तरीके से कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो φ1 अगर ले रहे हैं तो करंट मेरा I2 होना चाहिए, तभी तो इंटरेक्शन होगा भाई, मेन फ्लक्स ये हो गया और ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, तो फोर्स मेरा इस तरीके से लग रहा है, तो F1 इस पे डिपेंड करेगा, और F2 जो है आपका φ2 इंटू I1 पे डिपेंड करेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है,
हाँ, अब यहाँ से भाई जो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि भाई कैसे घूमेगा, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है भाई, तो घूमेगा कैसे डिस्क। तो देखिए इसने क्या बोला, नेट फोर्स जो होगा भाई क्या होगा, F2 माइनस F1, क्योंकि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, ये भी इसी डायरेक्शन, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है भाई, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या होगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा। और F2 का वैल्यू मेरे को पता है, F1 का वैल्यू पता है मेरे को, मैंने पुट कर दिया। फिर ऊपर से हम लोग को I1 I2 का वैल्यू पता है भाई, है ना, I1 का वैल्यू ये है, I1 का वैल्यू ये है और I2 का वैल्यू भाई ये, पुट कर दिया हम लोगों ने भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। phi2 max मतलब I1 का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है भाई, क्लियर हुआ। एक मिनट, I1 का वैल्यू क्या है, phi1 max cos ओमेगा टी, ठीक है, phi1 max cos ओमेगा टी I1 हो गया। और phi2 का वैल्यू कहाँ से निकाला है भाई, phi2 का जो है, ओके phi2 हम लोग को पहले ही पता है ना, phi2 हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ था स्टार्टिंग में, देखिए ये ना भाई phi2 ये ना, phi2 max sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि लीड कर रहा था तो ये लिखा है phi2 max sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, और माइनस है तो माइनस दे दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे phi1 है तो phi1 का वैल्यू पीछे से उठा लिया है, ये रेफरेंस लिया हुआ था sin ओमेगा टी, और I2 का वैल्यू भाई हम लोग को पता है, I2 का वैल्यू ये आपका I2 का वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भाई थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए इसमें phi1 max phi2 max इस तरीके से ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। इसमें भी देखिए, इसमें आपका क्या है, एक मिनट भाई, इसमें कॉमन ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये, और इसमें भी देखिए ये और ये, तो दोनों में से कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो इसमें क्या बचेगा, sin ओमेगा टी प्लस अल्फा आ गया इंटू cos ओमेगा टी, माइनस इसमें क्या बचेगा, sin ओमेगा टी, और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब देखिए हम लोग का ठीक है, ये आपका sin अल्फा के बराबर हो जाएगा, यानी ठीक है ना, इसको कैंसल आउट हो जाएगा भाई, कुछ ना कुछ आपका कट जाएगा, ओके। तो यहां से आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको phi1 phi2 और sin अल्फा लिख सकते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे क्या किया हुआ देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे भाई आपका ये ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी लगा हुआ है, sin a माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है sin a इंटू कॉस बी, ये मेरा a है भाई, ठीक है ना, ये मेरा a है और इसको हम लोगों ने b मान रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, sin a इंटू कॉस बी, माइनस है, माइनस दे दिया, फिर हम लोग क्या है cos a, क्योंकि इसको हम लोगों ने a मान रखा था, यहाँ पे देखिए आगे पीछे कर लिख सकते हैं, cos ये a हो गया है ना, cos a इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका sin b, क्लियर हुआ भाई। मल्टीप्लीकेशन में ना आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये sin a क्या है मेरा, a है ओमेगा टी प्लस अल्फा, और माइनस b क्या है मेरा, b मेरा क्या है ओमेगा टी, समझे। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ sin अल्फा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया sin अल्फा, और बाकी जो जैसे आ रहा था वैसे का वैसे हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये समझ में आ गया हो कैसे किया गया है। तो यहाँ से भाई आप देख सकते हैं कि जो टॉर्क है मेरा, है ना, यानी जो नेट फोर्स है भाई, ये नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, phi1 phi2 sin अल्फा के ऊपर भाई। तो यहाँ पे देखिए, और क्योंकि ये sin अल्फा है तो sin का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, यानी अल्फा का वैल्यू कब हो जाए 90 डिग्री, है ना, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री यानी sin 90 यानी 1 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलेगा। तो ये वेयर phi1 एंड phi2 आर द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फ्लक्सेस, यहाँ पे है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू था ना भाई, तो इसको √2 से डिवाइड कर दें आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, तो वही है। अब फॉलोइंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखना, द ग्रेटर द फेज एंगल अल्फा बिटवीन द फ्लक्सेस द ग्रेटर इज द नेट फोर्स अप्लाइड, है ना, और कब मैक्सिमम देखने को मिलेगा जब अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, है ना। द नेट फोर्स इज द सेम एट एवरी इंस्टेंट, दिस फैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द
assumption made in arriving equation 1. ठीक है, the direction of the net force and hence the direction of motion of the disk depend upon the flux leading, यानी जो लीड करेगा भाई उसके हिसाब से, क्योंकि भाई जो लीड करा मतलब वही तो पहले आएगा ना, समझ गए। पहला जो धक्का देगा, पहला जो डिस्क धक्का देगा भाई, डिस्क पे जो धक्का लगेगा, जो लीड कर रहा होगा यानी जो पहले फ्लक्स आएगा वही तो, मान लेते हैं इसको अगर मैंने इस डायरेक्शन में धक्का दे दिया भाई, है ना, क्योंकि मैं पहले आया हूं तो सीधी सी बात है दूसरा जो आएगा वो भी क्या करेगा, इसको इसी डायरेक्शन में धक्का देगा ना, समझ गए। तो डायरेक्शन वही डिसाइड करेगा जो आपका लीड कर रहा होता है। आगे बढ़ते, द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉमनली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द फेज डिफरेंस इन द फ्लक्सेस। अब फ्लक्स के अंदर हम लोग फेज डिफरेंस कैसे लाएंगे, तो पहला है अब आपका शेडेड पोल स्ट्रक्चर, दूसरा है वॉट आवर मीटर और डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा भाई इंडक्शन कप स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई कैसे हम लोग फेज शिफ्ट लेकर के आएंगे वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो शेडेड पोल स्ट्रक्चर हो गया, वॉट मीटर या फिर ये डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर हो गया, और एक हो गया आपका इंडक्शन कप स्ट्रक्चर। तो शेडेड पोल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको आज कवर कर लेते हैं। क्या बोलता है, शेडेड पोल मोटर आपने पढ़ा हुआ ना भाई, इसमें शेडिंग रिंग लगाते, तो शेडिंग रिंग क्यों यूज करते थे आपको याद होगा भाई, फेज शिफ्ट लाने के लिए, नहीं सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। क्या लिखा है कि द जनरल अरेंजमेंट ऑफ द शेडेड पोल स्ट्रक्चर इज शोन इन द फिगर, इट कंसिस्ट ऑफ अ पिवटेड एल्युमिनियम डिस्क, इसमें एल्युमिनियम डिस्क लगा हुआ है, फ्री टू रोटेट यानी रोटेट करेगा फ्रीली इन द एयर गैप ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वन हाफ ऑफ द ईच पोल ऑफ द मैग्नेट इज सराउंडेड बाय कॉपर बैंड, इसी को हम लोग बोलते हैं शेडेड रिंग। द अल्टरनेटिंग फ्लक्स phi s है ना इन द शेडेड पोर्शन ऑफ द पोल विल ऑनिंग टू रिएक्शन, मतलब ये भाई एक मतलब इसमें ये phi s है ना, शेडेड रिंग के अंदर जो फ्लक्स है, और ये जो आपका वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स है ना, ऑनिंग टू द रिएक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड लाइक बिहाइंड द फ्लक्स phi u है ना, अनशेडेड पोर्शन में जो फ्लक्स होगा तो इनके बीच में फेज शिफ्ट आता है कितना, अल्फा एंगल से। दीज टू AC फ्लक्सेस मतलब पूरा वही है मोटर भाई, ठीक है। मशीन वही चीज़ है कि भाई मशीन पावर सिस्टम इसको अगर आपने पढ़ लिया सही से भाई तो आपको फिर कहीं पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कहिए मेजरमेंट में भी आपको देखने को दिक्कत नहीं, मतलब प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपका यहाँ पे शेडेड किया हुआ ना, इस तरीके से आधा शेडेड किया हुआ है, और यहाँ पे भाई आपका ये रिंग डला हुआ है, देखिए यहाँ पे ये है शेडेड रिंग, क्लियर हुआ। तो इधर से जो फ्लक्स आ रहा है ना, ये मेन वाइंडिंग है, मान लेते हैं यहाँ से करंट दिया हम लोगों ने, करंट मेरा ऐसे आएगा, ओके एक मिनट भाई, करंट हम लोग ऐसे फ्लो करवा देते हैं, ऐसे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे फ्लक्स बनेगा, और ये फ्लक्स क्या होगा, अब दो पार्ट में टूटेगा, एक तो भाई इसमें जाएगा और एक आपका इस शेडेड रिंग के अंदर जाएगा। अब रिंग को हम लोग भाई जानबूझ के क्या कर रहा है, मान लेते हैं रेजिस्टिव बना के रख रहे हैं भाई, तो रेजिस्टिव बना रहे इसका मतलब क्या, इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा उससे जो करंट फ्लो होगा उससे जो फ्लक्स बनेगा वो अलग मतलब उसका अलग फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो डिस्क लगा हुआ है, इस डिस्क में दो आ गया ना, दो फ्लक्स आ गए, एक तो phi u आ गया और एक phi s आ गया भाई, और ऊपर में समझा दिया भाई कैसे इसमें फोर्स डेवलप होता है। तो ये क्या कर देगा, इसको घुमा देगा भाई, समझे, इसको घुमा देगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया भाई। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, वाट आवर मीटर है ना, यानी एनर्जी मीटर भाई। तो एनर्जी मीटर आपने इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट पढ़ा हुआ, देखिए इसमें यहां से I1 आ रहा है, ओके, और ये बाहर आ गया, क्लियर हुआ। और एक कॉइल देखिए आपका, एक कॉइल पूरा ये ऊपर वाला सेपरेट कॉइल है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब ये ऐसे आकर के फिर इसमें फिर ऐसे आकर के है ना, फिर ऐसे आकर के फिर आपका, एक मिनट भाई इसका वायर कहाँ से निकाला है, एक मिनट रुके, ठीक है। पूरा लपेट करके हम लोग लाए यहाँ पे, फिर इसमें लपेट करके ऐसे, नहीं इसमें दो करंट बह रहा है, दो कॉइल एक तरीके से डले हुए, एक तो गया I1, ये I1 हो गया, इसमें जो करंट फ्लो है I2 हो गया भाई, ठीक है, ये I2 हो गया इस तरीके से। तो ऐसे 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 फिर ऐसे घूम करके, ओके, फिर ऐसे है ना, जो भी है डायरेक्शन आपका फिर इस तरीके से इन कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का भाई एक तो फ्लक्स इसमें ऐसे जाएगा है ना, phi1, इस I1 कारण जो फ्लक्स बना phi1 नीचे की तरफ आ रहा है, और एक भाई I2 कारण जो फ्लक्स बन रहा है ये मेरा phi2 है, ठीक है ना। तो ये तो भाई ज़्यादा डिटेल में डायग्राम दिया नहीं है, हम लोग को अब थोड़ा मेजरमेंट वाला फोटो समझना पड़ेगा, तो नेक्स्ट सेशन भाई उस फोटो को लेकर के आएंगे। तो अभी आपको ये शेडेड वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें कैसे एक तरीके से हम लोग फ्लक्स के अंदर फेज शिफ्ट लेकर के आते हैं, क्लियर हो गया होगा। और इसमें वही है कि भाई ऊपर से देखिए, ऊपर से मेरा phi1 आ रहा है इसके अंदर, और ये जो phi2 होगा अभी डिपेंड करता है किस तरीके से जा रहा है, तो phi2 मेरा एक तरीके से लिंक करेगा इसमें, ओके। तो ये हो गया वाट आवर मीटर, और एक होता है इंडक्शन कप भाई, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे भाई। अभी तो हम लोग का प्रिंसिपल समझना जरूरी था, कैसे टॉर्क डेवलप होता है।